Very good evening, my beloved student and my dear future officers. Welcome back on this learning platform, Civil Service 247 Hindi. यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2026 और 2027 एग्जाम के तुम जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम लोगों के लिए इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का एक कंप्लीट सीरीज इस चैनल पे डेली रात को 8 PM लाइव आके मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। और रात को 10 बजे डेली 10 PM करंट अफेयर्स का एक सीरीज, डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड जो भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आए, जो भी गवर्नेंस के रिफॉर्म्स हुए, जो भी स्कीम और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, वो सभी मंथली आपको डेली 10 PM डेली और मंथली बेसिस पे लाइव क्लास पे मिलेगा। आज हम इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला क्लास है, जो पहला लेक्चर है, आज इसमें हम देखेंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस लेक्चर, थोड़ा अपने बारे में बोल देता हूँ। दिस इज मी शोभन गोस्वामी, एडुकेटर ऑफ सिविल सर्विस 247 हिंदी एंड सिविल सर्विस 247 बेंगोली। I from Kolkata and my language basically Bengali, so Bangla টান থাকবে। It's don't very create any problem. So I think इतना हिंदी में बोल ही लेता हूँ जो आप लोगों को समझ में आ सकता है, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो आप लोग है मुझे ठीक कर लेना। तो आज जो पहला जो सीरीज है, क्लास है, यूपीएससी सीएससी पॉलिटी क्लास, लैंग्वेज में कुछ रखा नहीं है। मन का भाव ठीक होना चाहिए, अगर वो ठीक है तो कनेक्शन होता रहेगा, आपको बात समझ में आती रहेगी। तो यूपीएससी सीएससी पॉलिटी क्लासेस में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज हम देखेंगे। लेकिन सर, ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम आज डे वन का बेसिक से वेरी बेसिक टू एडवांस हम देखेंगे। तो ये जो टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम पढ़े क्यों, इसको पढ़ने की जरूरत क्या है। तो बेटा, अगर तुम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने जाओगे, जब तुम बाद में पढ़ोगे प्रियम्बल, मैं स्टार्ट कर सकता था, अगर तुम बुक में भी देखोगे तो फर्स्ट जो चैप्टर है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो क्यों ये चैप्टर दिया गया और हम पढ़ाते हो और तुम पढ़ते हो, डायरेक्ट हम प्रियम्बल से क्यों नहीं स्टार्ट करते। इनका रीजन अगर तुम देखो, तो अगर तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है तो इनके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पास्ट है वो तुम्हें जानना पड़ेगा। पास्ट क्या है? पास्ट अगर हम देखें तो एंशियंट मेडिएवल के बाद में, मुगल एम्पायर के बाद में, इरा के बाद में, लेटर मुगल इरा के बाद में, जब यूरोपियन मेनी पावर्स इंडिया में आ रहे थे ट्रेड करने के लिए, जो तुम हिस्ट्री में पढ़ोगे एडवेंट ऑफ यूरोप में, लेकिन उसमें से एक पावर था, वो थे ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर्स जो इंडिया में आए और उसके बाद से लेके 1947 तक जो एक लॉन्ग टर्म रूलिंग चला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसके बाद ब्रिटिश राज चला 1858 से 1947 तक। तो बाद में जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, तो अगर हमें वो समझना है तो ब्रिटिश पीरियड्स का जो रूल्स है, रेगुलेशन है, एक्ट है, वो हमें समझना पड़ेगा। क्यों? सर, पहले अगर तुम देखो तो एंशियंट टाइम में, मेडिएवल टाइम में, मुगल एरा में, लेटर मुगल एरा में, जब राज राजवाड़ा होते थे तो बेटा क्या होता था, तो विचार कोई भी चीज का तब भी होता था। लेकिन तब कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन बाद में 1773 एक्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट को इंट्रोड्यूस किया। तो हालांकि वो आज की जैसा सुप्रीम कोर्ट नहीं था, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट तो एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है ना। ओके सर। तो बाद में अगर हम देखें तो जो आज हम प्रेसिडेंट का जो पावर देखते हैं, ऑर्डिनेंस पावर, ये जो ऑर्डिनेंस पावर है 1961 में काउंसिल एक्ट से आया हुआ। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। अगर हम जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी देखते हैं, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं इंडिया में, तो ये तो 1919 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसे हम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, तो उसमें बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया। तो हालांकि वो पार्लियामेंट आज की पार्लियामेंट की तरह एक्ट नहीं करता था, नहीं, इतना बड़ा नहीं था, इतना पावरफुल नहीं था, लेकिन इंट्रोड्यूस तो किया गया। तो डेमोक्रेसी बोलो, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बोलो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलो,
और अगर तुम देखोगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरलिज्म का स्पिरिट है, जैसे कि सेंटर ऑफ स्टेट रिलेशन, सेंटर ऑफ स्टेट, तो सेंटर ऑफ स्टेट ये जो फेडरलिज्म ये 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी था। तो अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ठीक से समझना है, क्लैरिटी से समझना है, तो हमें ये जो टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंपनी रूल, ये हमें समझना पड़ेगा। तो कंपनी रूल तो फर्स्ट पार्ट है, उसके बाद आता है ब्रिटिश एरा, हम देखेंगे। सो आज की क्लास में, आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बिफोर, आज तो पहला दिन है, इंट्रो क्लास था। तो आज क्लास में हम देखेंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम क्यों पढ़ते हैं, हमने देख लिया कि पढ़ना क्यों चाहिए। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक से आपको समझना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना सर 1946 आफ्टर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस्टेब्लिशमेंट के पहले सिचुएशन क्या था? पहले था सर हमारा जो था वो लाइक फ्रांस रशिया रेवोल्यूशन नहीं था। हम हमारा जो था वो था सर फ्रीडम स्ट्रगल। किसके अगेंस्ट में स्ट्रगल था? कौन सा फ्रीडम के लिए हम लड़ रहे थे? तो हम जो इंडियन लड़ रहे थे वो फ्रीडम था, पॉलिटिकल फ्रीडम। जो पॉलिटिकल फ्रीडम ब्रिटिशर्स ने बाय मेनी रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट एंड आफ्टर दैट वेरी काउंसिल एक्ट, वो हमें दे नहीं रहे थे, वो काटिल कर रहे थे। तो हमने लड़ा उस पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए। ठीक है, बात समझ में आई? तो पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए लड़ते लड़ते हमने पहले डिमांड किया कि हम लोगों को आप प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दो। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बाद हमने डिमांड किया कि हम लोगों को डोमिनियन स्टेटस दो। तुमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा व पढ़ोगे। और उसके बाद डोमिनियन स्टेटस के बाद हम लोगों ने डिमांड किया कि अब हमको फुल फ्लेज सोवरेन स्टेट बनना है। तो ये जो एंटायर जर्नी था, ये एंटायर जर्नी को अगर समझना है, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टेब्लिशमेंट हुआ, और जो 2 इयर्स 11 मंथ और 18 डेज अप्रोक्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनने में लगा। तो ये जो जर्नी आपको समझना है तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आई? ओके सर। तो आज हम देखेंगे फर्स्ट कि हम सर क्यों पढ़ेंगे, देखा, और टॉपिक क्या है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में सर पहले ही आ चुका था 1600 में। तो उसके बाद में जो रॉबर्ट क्लाइव जो बंदा था, वो धीरे धीरे रॉबर्ट क्लाइव का भी राइज हुआ बाद में सदर्न इंडिया में। कुछ वार रॉबर्ट क्लाइव ने वहां पे लड़े और जीत हासिल की। लेकिन जो सबसे बड़ा इवेंट जो हुआ वो हुआ बेटा 1757 में। तो 1757 में होता है बैटल ऑफ प्लासी। तो जब बैटल ऑफ प्लासी होता है तो क्या होता है इसके बाद? बैटल ऑफ प्लासी एंड आफ्टर दैट बैटल ऑफ बॉक्सर 1764, ईस्ट इंडिया कंपनी देन नॉट मियरली अ ट्रेडिंग कंपनी, तो ये लोग जो थे वो किंग मेकर बन चुके थे। और 1765 में जब देवानी राइट इन लोगों के हाथ में आया, देवानी राइट का मतलब होता है टैक्स कलेक्शन राइट। अब तुम समझ सकते हो टैक्स कलेक्शन राइट किसके पास रहता है? टैक्स कलेक्शन राइट ऑलवेज रहता है राजा के पास, किंग के पास। लेकिन वो राइट चला गया एक कंपनी के पास। एंड आफ्टर दैट जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 साल से अब तक जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट में अपना जो पैर को मजबूत कर रहा था, ये तो इंग्लैंड में बैठे हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट को दिख रहा था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1773 के पहले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे जो राज करेगा उसके लिए उनको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ता था। किसको टैक्स देना पड़ता था? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ठीक है कि नहीं? तो पार्लियामेंट जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बोले कि बेटा टैक्स दो, तो ईस्ट इंडिया कंपनी बोले कि देखो बेटा हमारे पास तो टैक्स नहीं है, हम खुद ही कर्ज में डूबे हुए हैं, डेब्ट में डूबे हुए हैं। तो कंपनी इज अ मैसिव डेब्ट एंड देयर फेलियर टू पे टैक्स टू ब्रिटिश गवर्नमेंट।
एंड अगर तुम देखो उस समय जो रॉबर्ट क्लाइव का मैंने जिक्र किया, रॉबर्ट क्लाइव एट दैट टाइम वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन इंग्लैंड। एंड जो कंपनी है, कंपनी के जो ऑफिशियल्स है वो दिन के दिन रिचेस्ट होते जा रहे हैं। और कंपनी जो है वो बोल रहा है कि हम कर्ज में डूबे हैं, डेप्ट में डूबे हैं, आप मुझे लोन दे दो। किसको बोल रहा है? पार्लियामेंट को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट देखा कि ऐसे नहीं चलेगा, तो बोला ठीक है बेटा, देखो तुम लोगों को मैं लोन दे देता हूँ, ऐसी कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तुम लोग एक काम करो, तुम लोगों के लिए मैं कौन? ब्रिटिश पार्लियामेंट। 1773 में फर्स्ट स्टेप लिया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अफेयर्स है उसको रेगुलेट करने के लिए। तो 1773 regulating act was the first step taken to the British government। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो फर्स्ट ये हुआ। दूसरा बात है कि 1773 में जो एक्ट जब पास किया गया तो कौन कौन सी प्रोविजंस थे वो एक्ट हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए फर्स्ट स्टेप लिया 1773 में। तो इसका स्टेप लेने का बैकग्राउंड क्या था? मैंने देखा कि कंपनी पहले से ही डेब्ट में, कर्ज में डूबा हुआ है। और जो बात किया गया कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो था उस टाइम, वार्डन हेस्टिंग्स, तो गवर्नर बंगाल को बोला गया कि अब तुम गवर्नर ऑफ बंगाल नहीं, अब तुम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए। तो ये माजरा क्या है सर? गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कैसे बन गए? तो अगर तुम देखोगे उस टाइम इंडिया का, अगर तुम मैप देखोगे तो बंगाल था एक प्रोविंस यहाँ पे सर, यहाँ पे मद्रास था, यहाँ पे सर बॉम्बे था। तो हर प्रोविंस का एक गवर्नर होता था सर। तो इस गवर्नर के पास दो राइट्स थे, दो पावर्स थे, एक है लेजिस्लेटिव पावर, एक एग्जीक्यूटिव पावर। हम्म। तो ऐसे मद्रास गवर्नर के पास भी थे सर दो पावर, एक लेजिस्लेटिव पावर, एक एग्जीक्यूटिव पावर। लेकिन देखा गया कि ये जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में बोला गया कि देखो, अब से ये जो गवर्नर ऑफ मद्रास है और गवर्नर ऑफ बॉम्बे है प्रोविंस के, ये दोनों रिपोर्ट करेंगे गवर्नर ऑफ बंगाल को। हम्म। और गवर्नर ऑफ बंगाल के अंडर में काम करेंगे। इन लोगों का जो लेजिस्लेटिव पावर है, ये लेजिस्लेटिव पावर थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसफर करना स्टार्ट हुआ अभी से 1773 से, जिसको हम बोलेंगे कि द प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन। ये बाद में एंड हुआ कब? 1833 में। हम देखेंगे 1833 में ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं रहेगा, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो सेंट्रलाइजेशन किस बात की हुआ? लेजिस्लेटिव पावर की हुआ। ठीक है। तो देखा जाता है कि ऐसे गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे वार्डन हेस्टिंग्स, उसको बोला गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्यों? अब क्यों, अब क्या हुआ? अब ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर सबऑर्डिनेट में काम करेगा दो प्रोविंस, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। और ये जो लेजिस्लेटिव पावर है, ये लेजिस्लेटिव पावर थोड़ा थोड़ा ट्रांसफर हुआ, करना स्टार्ट किया गया किसको? टुवर्ड्स द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और जो गवर्नर की काउंसिल थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही लेजिस्लेटिव डिसीजन लेता था 1773 में। सेपरेट कोई काउंसिल नहीं था। उस काउंसिल में 4 मेंबर्स को लाया गया। बाद में हम देखेंगे जो पीटसी इंडिया एक्ट एक्ट आएगा, हम देखेंगे 1784 में, उसमें एक मेंबर को घटा दिया जाएगा। ठीक है, तो 3 मेंबर हो जाएगा। लेकिन 1773 में जो गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें सर 4 मेंबर थे। और जुडिशियरी में भी अगर देखो तो चेंज लाया गया कि जुडिशियरी में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ। सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया कहां पे सर? 1774 में कलकत्ता में। ये मैं बोल रहा था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, आज की सुप्रीम कोर्ट की जैसा नहीं था एपिक्स कोर्ट, लेकिन चलो किया तो गया। हाँ सर। तो अगर तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को समझना है तो ब्रिटिश एरा में जो एक्ट आए थे उनको तुम्हें समझना पड़ेगा, जो रूल्स थे, रेगुलेशन थे, चार्टर एक्ट थे। और ये जो टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। दो पार्ट में कैसे सर? फर्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे कंपनी रूल। तो कंपनी रूल हम पढ़ चुके, मैं पढ़ना स्टार्ट किया 1773 टूवर्ड्स 1853 हम देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे ब्रिटिश राज, उसके बाद हम देखेंगे ब्रिटिश राज। और ब्रिटिश राज में हम देखेंगे 1858
टूवर्ड्स 1935। ठीक है, तो 1858 1858 से ब्रिटिश राज और 1935 से हम देखेंगे सेकेंड हाफ में यहाँ पे जो काउंसिल एक्ट आए, फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, उसके बाद 1861 में काउंसिल एक्ट, उसके बाद जो 1892 का काउंसिल एक्ट, उसके बाद जो 1909 का काउंसिल एक्ट, 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो ये इंटायर एक्ट, काउंसिल एक्ट तुम्हें देखना पड़ेगा, तब जाके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर फिनिश होगा। और जो एवोल्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को तुम्हें ठीक तरीके से समझ में आएगा कि कहां से मामला कहां तक पहुंचा। बात ठीक है कि नहीं? ओके सर। तो 1773 हो गया सर हम, और उसके बाद हम देखेंगे पीट्स इंडिया एक्ट 1784। तो 1773 का जो एक्ट था उसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में कोशिश की कि चलो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्टिविटी है इंडिया सब कॉन्टिनेंट में उसको रेगुलेट किया जाए, लेकिन वो कई हद तक फेल हुआ। क्यों फेल हुआ? उसकी ड्रॉबैक था कुछ। और उसके बाद पीट्स द यंगर 1784 वो एक नया एक्ट लाया। और इस एक्ट में फर्स्ट टाइम, अगर तुम्हें प्रीलिम्स में भी पूछा जाए, फर्स्ट टाइम बोला गया कि ये जो इंडिया है ये ब्रिटिश पोजीशन है। तो फर्स्ट टाइम इंडिया को एज ए ब्रिटिश पोजीशन डिक्लेयर करने वाला एक्ट ए 1784 पीट्स इंडिया एक्ट है। पीट्स इंडिया एक्ट में एक डुअल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। तुम डुअल सिस्टम हिस्ट्री जब पढ़ोगे तो तुम तीन बार देखोगे, एक पीट्स इंडिया एक्ट में देखोगे, एक तुम देखोगे डायरची और डायर की 1990 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में डुअल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और एक बार देखोगे कि बंगाल में डुअल एडमिनिस्ट्रेशन था रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे, वो एक डुअल एडमिनिस्ट्रेशन। तो कंफ्यूज मत होना। तो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये जो डबल गवर्नमेंट था, इनका नेचर कुछ ऐसा था कि इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक को बोला गया सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और एक को बोला गया बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते थे, ये कंपनी का जो कमर्शियल मैटर होते थे, जो कमर्शियल बिजनेस इशू होते थे, वो देखते थे रिलेटेड। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, इसमें 6 मेंबर को ऐड किया गया। और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा अपॉइंटेड बॉडी है। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल न्यूली क्रिएटेड बॉडी ये देखेगा आज से पॉलिटिकल अफेयर्स। गेटिंग माय पॉइंट? तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो भी पॉलिटिकल मजरा होगा, जो भी पॉलिटिकल अफेयर्स होगा, वो डील करेगा आज से बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो तुम देख रहे हो कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर देके भेजा गया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बिजनेस करने के लिए, उसको धीरे धीरे ब्रिटिश पार्लियामेंट रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि अब ब्रिटिश को डायरेक्ट रूल करना है। ठीक है, तो वो करेंगे भी। उनको तो वो मौका मिल भी जाएगा जब रिवोल्ट ऑफ 1857 होगा। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद ब्रिटिशर्स बोलेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को कि चलो बाबा, टाटा बाय बाय। आप ब्रिटिश ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट रूल इंडिया में इस्टेब्लिश्ड होगा। वह भी था। ठीक, तो पॉलिटिकल जो मामला था उसमें कंट्रोल लेना स्टार्ट हो गया बीओसी की तरफ से। और ये जो बीओसी था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ये पीट्स इंडिया एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया डुअल गवर्नमेंट के हिसाब से। और एक बात, जो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, मैंने बोला गवर्नर जनरल की, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो मेंबर था 4, उसको रिड्यूस करके 3 किया गया। तो अनदर प्रीलिम्स एमसीक्यू फैक्ट। आई होप पिक्चर गेटिंग क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे चार्टर एक्ट 1833। लेकिन उसके पहले भी एक एक्ट था, मैं स्लाइड ऐड करना भूल गया, मैं तुमको यहीं पे बता देता हूं। वो है 1813 एक्ट। तो 1813 एक्ट का मामला क्या था सर? देखो, ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था ना, ये बोल रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, देखो तुमको हर 20 साल तक लाइसेंस दिया जाएगा, और एवरी 20 ईयर्स वो रिव्यू किया जाएगा, और रिव्यू करने के बाद वो अगले 20 साल के लिए फिर इंडिया में दिया जाएगा। तो ऐसे ही 1833, 1833, 1853 ऐसे चार्टर एक्ट आते रहे एवरी 20 ईयर्स। ये मामला समझ में आनी चाहिए ये बात।
तो ये जो 1813 वाला जो चार्टर एक्ट है, अभी 1833 में नहीं बोल रहा हूँ, 1813 का जो स्लाइड मैंने ऐड करना भूल गया वो बोल रहा हूँ, थोड़ा सुन लो। 1813 का जो चार्टर एक्ट है बेटा, इसमें बोला गया कि देखो तुमको अगले 20 ईयर्स के लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बिजनेस करने की लाइसेंस दिया जाता है बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अब तक जो मोनोपोली चल रहा था, हाँ सर, ये मोनोपोली को फिनिश किया गया। और भी जो ब्रिटिश कंपनियां थी उस टाइम इंग्लैंड में, उनको बोला गया कि तुम भी जाओ और तुम भी ट्रेड करो, क्योंकि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में हल्ला मचा रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले ही क्यों, ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले ही क्यों इंडिया में ट्रेड करेगा, और भी तो प्राइवेट एंटिटीज थे तो वो भी तो आएगा। तो वो लोग पार्लियामेंट में हल्ला मचा रहे थे, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट बोला कि देखो ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी तक तुम्हारा जो ये जो सिंगल मोनोपोली वाला मामला चल रहा था ये फिनिश हो गया। अब से और भी दूसरा ब्रिटिश जो प्राइवेट एंटिटी है वो इंडिया में आएगा और बिजनेस करेगा। ओके सर, कोई बात नहीं। लेकिन एक जो मामला था उसमें इन लोगों को मोनोपोली दिया गया था, वो मामला ये था। जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट। देखो, तो एक मामला था जो चाइना के साथ जो ट्रेड चल रहा था इंडिया का। चाइना के साथ उस समय तो ट्रेड कर रहा था ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो चाइना के साथ जो ट्रेड चल रहा था टी में, हाँ सर, और और सर टी के साथ जो अफीम होता था, हाँ सर, तो इसमें जो मोनोपोली चल रहा था इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया कि चलो टी और अफीम के साथ तुम्हारा मोनोपोली रहेगा, उसमें कोई दूसरा ब्रिटिश प्राइवेट एंटिटी आके बिजनेस नहीं करेगा। लेकिन दूसरे प्राइवेट ब्रिटिश एंटिटी के लिए भी इंडिया का दरवाजा खोल दिया गया। कब? 1813 में। और भी कुछ रिफॉर्म्स लाए गए, 1 लाख रुपया बोला गया कि ईयरली दिया जाएगा। वो किस लिए दिया जाएगा? एडुकेशन पर्पस के लिए दिया जाएगा, ताकि इंडियंस की एडुकेशन को और भी बेहतर किया जाए। ब्रिटिशर्स इंडिया की एडुकेशन को बेहतर कर रहे थे, ठीक है, वो उनके सोच से कर रहे थे कि अगर हम इनको वेस्टर्न एडुकेशन देंगे तो ये लोग हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी जैसे ही बन जाएगा और हम लोगों को सपोर्ट करेगा। तो इसीलिए वो 1 लाख रुपए वाला जो मामला था वो उन्होंने बोल रहा था। कब? 1813 में। उसके 20 साल बाद आया 1833। 1833 में बोला गया कि अब जो देखो ये सेंट्रलाइजेशन का कंप्लीट हो रहा है। जो 1773 में स्टार्ट हुआ था ना, मैंने बोटा बोला ना कि 1773 में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, कौन था सर? वारेन हेस्टिंग्स था। हाँ, तो ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे। पहले तो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, लेकिन 1773 में बोला गया कि अब ये गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बंगाल है। तो ये जनरल वाला मामला ये है कि इसके सबऑर्डिनेट में मद्रास और बॉम्बे को ऐड किया गया। उन गवर्नर की जो लेजिस्लेटिव पावर है वो थोड़ा थोड़ा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दिया गया कि तुम इंटरफेयर कर सकते हो इन लोगों की लेजिस्लेटिव मामले में, है। और उसके बाद 1833 में आके बोला गया कि देखो तुम लोगों का जो लेजिस्लेटिव पावर है ना बाबा, वो कंप्लीट एबोलिश हो गया। तुम लोगों को मतलब ये जो सबऑर्डिनेट प्रोविंस के जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे, उन गवर्नर जनरल को बोला गया कि चलो तुम्हारा गवर्नर्स जो थे उन गवर्नर्स को बोला गया कि चलो तुम्हारा जो लेजिस्लेटिव पावर वो आज से खत्म हुआ। आज से जो लॉ बनेगा, आज से मतलब 1833 से जो लॉ बनेगा वो लॉ तो बेटा बंगाल से ही बनेगा। तो बंगाल हमेशा से ही बहुत ही सिग्निफिकेंट रहा है इंडिया की ब्रिटिश एरा में, पॉलिटिक्स में, और आज भी। तो लॉ कहां से बनेगा? बंगाल से बनेगा 1833 से। तो 1773 में अगर देखा जाए जो सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था उसको पूरी तरीके से कंप्लीट किया गया 1833 में आके, और बोला गया कि देखो आज से जो ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है इसको अब बोला जाएगा, न्यूली टाइटल दिया गया। और वो टाइटल दिया था कि जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट था वो था सर लॉर्ड विलियम बेंटिंग। एमसीक्यू के लिए तुम्हें याद कर लेना चाहिए, और तुम्हें आता भी है मुझे पता है। तो कॉन्सेप्ट, ये विलियम बेंटिंग वाला मामला तुम्हें आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्यों गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला गया। क्योंकि कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो गया था लेजिस्लेटिव पावर का। यही जो सेंट्रलाइजेशन हुआ था ना 1833 तक, इसको ही बाद में डिसेंट्रलाइज किया जाएगा ब्रिटिश राज की एरा में
जब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट 1858 टू 1935, उसमें हम देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है। ये जो पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को पूरी तरह से छीना गया 1833 में, इसको धीरे धीरे लौटाना स्टार्ट होगा। और ये जो जर्नी, ये हमें समझ में आना चाहिए, तब जाके हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्लियरिटी से समझ पाएंगे। ठीक है। तो 1833 में सर कंप्लीट हो गया सेंट्रलाइजेशन। तो फाइनल स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन। ओके। ओके सर। पावर, एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर ओवर द ब्रिटिश इंडिया, कंप्लीट एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर लिया गया। और जो कंपनी था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब तक चल रहा था 1833 में आके, उसको बोला गया कि चलो बेटा तुम प्योरली आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रहो, कंपनी का डे टू डे कामकाज देखो और चलते बनो। तो 1833 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया कि चलो तुम्हें अगले 20 साल तक हम 20 इयर्स के लिए और भी लाइसेंस देते हैं। तो 1833 के बाद आया 1853। 1853 में जब फिर से रिव्यू करने की टाइम आया, किसको रिव्यू करना है सर? रिव्यू करना है जो लाइसेंस दिया जा रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और जो एवरी 20 इयर्स के सर्कल में जो रिव्यू हो रहा था, वो 1853 में आ गया वो टाइम पीरियड। और उसमें बोला गया कि अब देखो जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द काउंसिल, तो सेपरेशन ऑफ पावर्स किया गया। सेपरेशन ऑफ पावर्स कहां किया गया सर? अब तक जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उनका बेटा जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, वही लेजिस्लेटिव फंक्शन कर रहा था। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक ही था, वही एग्जीक्यूटिव फंक्शन कर रहा था, वही लेजिस्लेटिव फंक्शन कर रहा था। लेकिन 1853 में आके बोला गया कि ये जो सेपरेटेड लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन करने के लिए दो काउंसिल होंगे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल एग्जीक्यूटिव फंक्शन करेगा और सेपरेटेड एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा। तो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो बुनियाद, तो आज हम जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं, ये देखो, ये जो एग्जीक्यूटिव से लेजिस्लेटिव को जो सेपरेट किया गया, जो आज हम देखते हैं, वो 1853 में इंट्रोड्यूस किया गया था। है, आज हम उसका व्यापक रूप देखते हैं, उसका जो लार्जर वर्जन है उसको देखते हैं। लेकिन जो बुनियादी बीज था, वो सर इन्हीं में छुपा था, इन्हीं में पल रहा था, इन्हीं में बढ़ रहा था। तो सेपरेटेड लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन 1853 में इंट्रोड्यूस किया गया बाय दिस एक्ट। एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया कि देखो बेटा, अब तक जो हम तुम्हें 20 इयर्स के लिए दे रहे थे ना, एवरी 20 इयर्स, 1813, उसके बाद 1833, उसके बाद 1853, ये जो 20 इयर्स वाला जो मामला है, इसको अब हम हटा देते हैं। ये हमारा तुम्हारे बीच में अब 20 इयर्स वाला मामला नहीं रहेगा। अब हम लोगों के बीच में जो मामला रहेगा वो इंडेफिनाइट टाइम पीरियड के लिए रहेगा। हाँ सर, इंडेफिनाइट टाइम पीरियड के लिए रहेगा। क्यों इंडेफिनाइट? ये जो मामला है ये बहुत ही डेंजरस मामला है। इंडेफिनाइट 200 साल हो सकता है, अगले 200 साल हो सकते हैं, हाँ सर। और इंडेफिनाइट अगले 1 आवर भी हो सकता है, अगले 1 घंटा भी हो सकता है। हम्म। ट्रम्प तो सर बोला नहीं गया ना कि 20 इयर्स, 10 इयर्स की 15 इयर्स। तो इंडेफिनाइट टाइम पीरियड तक दिया गया कि चलो अगले, क्योंकि 1853 आते आते जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, इसका कुछ वजूद तब तक बचा नहीं था। ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो चुके थे और ब्रिटिशर्स ने पूरी कंट्रोल पार्लियामेंट ने सर ले चुका था। लेकिन 1853 में आके बोला गया कि चलो तुमको इंडेफिनाइट टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट मामला है, वो है इस टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया ओपन कंपटीशन सिविल सर्विस के लिए। तो सिविल सर्विस के लिए जो ओपन कंपटीशन, जिसने मैकुले कमेटी 1854, जो तुम हिस्ट्री में पढ़ोगे, तो मैकुले कमेटी का जो सुपरिश था, उनके ऊपर से सर इंट्रोड्यूस किया गया ओपन कंपटीशन सिविल सर्विस के लिए 1853 में। और बोला गया कि 1853 के बाद इंडेफिनाइट टाइम पीरियड के लिए तुम्हें चार्टर दिया जाता है। तुम कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सर उसके बाद ज्यादा दिन चली नहीं। 1853 के बाद एक जमाना आ गया 1857।
तो 1857 में रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, तो जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 में देखा गया, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कॉम्प्लीटली लिक्विडेट किया गया इंडिया में, और ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्ट इंडिया का सर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, रूलिंग है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट क्राउन के हाथ में गया। और 1858 से जो स्टार्ट होता है सेकेंड फेज, उसे हम कहते हैं सर ब्रिटिश राज। तो ब्रिटिश राज स्टार्ट हुआ 1858 से, जो हम अगले अगले क्लास में देखेंगे देखेंगे और 1858 से जब स्टार्ट हुआ था, उसके बाद हम देखेंगे 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा 1861 में, और 1861 से धीरे धीरे जो काउंसिल एक्ट आते रहे, 1892, उसके बाद 1909, उसके बाद 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की डिमांड हम लोग कर रहे थे, और ब्रिटिशर्स हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ना देके डायरची को दिया 1999 में। और उसके बाद जिसकी रिटेलिएशन में गांधी जी लॉन्च किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हम हिस्ट्री में भी देखेंगे। और 1935 में कैसे वी आर फेल टू फॉर्म फेडरेशन, फेडरेशन में हम लोग फेल हो गए, हम कर नहीं पाए, क्योंकि जो रजवाड़ास थे वो उस समय में फेडरेशन के लिए राजी नहीं थे। तो इंटर सिचुएशन हम अगली क्लास में देखेंगे। तो ये क्लास अगर तुम लोगों को सही में कुछ वैल्यू ऐड किया, तो subscribe this channel, share this content to your friend circle. And today 10 p.m. we are discuss about most important Indian polity current affairs, जनवरी मंथली जो एडिशन है जनवरी का, जो जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है हम सब देखेंगे 10 p.m को। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।